चौथे स्तर का रसजीव तीसरे स्तर के रसजीव से कई गुना शक्तिशाली था। इसका आकार और शक्तियां गुणात्मक रूप से बढ़ाई गई थीं। अधीश ने क्या सोचकर इस युद्ध के लिए दानव की तरह दिखने वाले इस प्राणी को चुना था? कहीं अति आत्मविश्वास में अधीश अपना ही नुकसान तो नहीं कर बैठेगा? अधीश अभी कमरे में आकर खड़ा ही हुआ था कि वो दानव गर्जा। उसकी गर्जना वन में घायल पड़े किसी बब्बर शेर की गर्जना से भी ज्यादा तेज और डरावनी थी। अधीश 2 कदम पीछे हट गया। उस रसजीव के शरीर पर नुकीले कांटों के अलावा लोहे की एक मोटी जंजीर भी बंधी हुई थी, क्योंकि गर्जना के साथ ही रसजीव के मुंह से भाप का एक बादल सा निकला, जो तुरंत एक तेज भाले में तब्दील हो गया। ये भाला तेजी से अधीश की ओर बढ़ रहा था। उसी समय रसजीव ने अपनी विशाल लोहे की जंजीर को अधीश की ओर घुमाया। उसके साथ ही रसजीव के मुंह से उत्पन्न होने वाली चीख जैसी ही आवाज अधीश के लिए भी एक भयानक खतरे की तरह महसूस हुई। चौथे स्तर की रसजीव का शरीर आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है, इतना मजबूत कि यदि इसने सीधे ही हमला कर दिया तो शायद मेरा रक्षा चोगा भी इसके खिलाफ मेरी रक्षा नहीं कर सकेगा। फिर भी मैं एक इंसान हूँ, मुझे किसी कृत्रिम जीव से डरने की जरूरत नहीं। अधीश सोच रहा था और खुद ही अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा था। हालांकि नियमित योग व्यायाम के कारण अधीश का शरीर भी काफी मजबूत हो चुका था, लेकिन युद्ध के समय वो मंत्रों का प्रयोग करना ही उचित समझता था। उस भाले को तो अधीश के चोगे ने ही नाकाम कर दिया, लेकिन जैसे ही रसजीव ने अपनी जंजीर का निशाना अधीश की ओर साधा, अधीश ने एक पल की भी देर किए बिना मंत्र पढ़ा, वात चक्र, और उस स्थान से हटकर दूसरी जगह जा बैठा। इसके बाद बिना झिझक के उसने अपना सबसे घातक और बार बार आजमाया हुआ मंत्र पढ़ा, विषैली बर्फ। तुरंत रसजीव की ओर बर्फ की एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये रसजीव केवल ताकत में श्रेष्ठ था, लेकिन गति के मामले में ये अधीश के आसपास भी नहीं ठहरता था। इसके अलावा वो विषैली बर्फ से बचने में पूरी तरह असमर्थ था। जंजीर जोर से जमीन से टकरा गई और उसके टकराने से एक भयंकर आवाज उत्पन्न हुई। एक पल के लिए तो लगा जैसे जमीन कांप उठी हो और वो कमरा एक पल में ढह जाएगा, लेकिन वो कमरा बहुत से संकेत चिन्हों द्वारा सुरक्षित था और रसजीव के हमले से कमरे को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, अधीश धीमे से बुदबुदाया और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव चमक उठा। चौथे स्तर का ये रसजीव वास्तव में डरावना था। यदि अधीश ने फुर्ती न दिखाई होती तो जंजीर का वार उसका रक्षा चोगा सह न पाता। रसजीव की लोहे की जंजीर जमीन पर जोर से टकराई। ये इसका पहला हमला था, लेकिन यही आखिरी भी साबित हुआ, क्योंकि अधीश की विषैली बर्फ का वार रसजीव की लोहे की मोटी जंजीर पर ही पड़ा। बर्फ की मोटी परत जंजीर पर जम गई और कुछ ही देर में लोहे की भारी जंजीर खंड खंड होकर जमीन पर बिखर गई। यही विषैली बर्फ की विशेषता थी। लोहा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, विषैली बर्फ के प्रभाव से टुकड़े टुकड़े हो जाता था। हाड़ मांस के बने मानव शरीर की तो बात ही अलग थी। इसलिए इस रसजीव की काया कितनी भी मजबूत क्यों न रही हो, अधीश को अभी भी भरोसा था कि विषैली बर्फ की ठंड रसजीव को बर्फ की तरह जमा देगी और उसके बाद वो अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता। जैसा कि अनुमान था, अधीश की विषैली बर्फ के प्रभाव से जंजीर के साथ साथ संघनित बर्फ की एक परत रसजीव के मजबूत शरीर पर भी जमने लगी थी। फिर भी अधीश की उम्मीद से उलट वो रसजीव काफी शक्तिशाली सिद्ध हुआ। उसने अपने शरीर के एक झटके से ही बर्फ को हटा दिया। झाड़ी गई बर्फ के साथ साथ रसजीव के मांस का एक बड़ा हिस्सा भी उसके शरीर से अलग हो गया था। उस रसजीव ने जब अपने शरीर से ताजा खून बहता हुआ देखा तो चिंगाड़ उठा। उस समय वो एक भयंकर रक्त दानव जैसा दिखाई दे रहा था। रसजीव चिंगाड़ा। अधीश 2 कदम पीछे हटा, फिर जोर से बोला, ओह, तो ये पर्याप्त नहीं था। ठीक है, एक बार फिर आ जाओ, विषैली बर्फ। अधीश ने जब देखा कि एक बार से रसजीव मरा नहीं, तो उसने एक बार फिर अपनी खास अंधेरी शक्ति विषैली बर्फ का प्रयोग किया। स्पंदन के साथ विषैली बर्फ का ये वार चौथी श्रेणी के मांत्रिक को हराने के लिए भी काफी था। भयानक ठंडी बर्फ ने एक बार फिर रसजीव को जकड़ लिया। रसजीव कर्कश स्वर में घुर्राया। उसकी ऊर्जा पहले ही वार में कम हो गई थी और अब दूसरे हमले के साथ ही आगे संघर्ष करने की शक्ति भी खत्म हो गई। अंत में रसजीव का शरीर पूरी तरह से बर्फ बन गया था, बिल्कुल एक जीवंत बर्फ की मूर्ति की तरह। अधीश कुछ कदम पीछे हटकर बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा हो गया कि अगर रसजीव एक बार फिर हमला करने की कोशिश करे तो वो झट से बाहर निकल जाए। हालांकि उसे पूरा विश्वास था
कि अब वो दानवीय आकार वाला रसजीव और अधिक संघर्ष नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी किसी घायल जानवर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर ये तो कृत्रिम जानवर था, वो भी बहुत अधिक शक्तिशाली। इसी कारण अधीश अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा था। जाओ, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, अधीश ने धीरे से कहा। तुरंत ही बर्फ के टुकड़े अलग होने लगे। शीशे के टुकड़ों की तरह उस रसजीव की भयानक आकृति जमीन पर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। अधीश ने जमीन पर पड़े बर्फ के टुकड़ों पर एक नजर डाली और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर खड़े सारे मांत्रिक जो अब तक बाहर से कमरे में झांक रहे थे, उनके चेहरे पर उलझन के भाव थे। तुमने देखा, उसके पास कोई अंधेरी शक्ति है, एक मांत्रिक आश्चर्य से आंखें बड़ी बड़ी कर बोला। और यही कारण था कि वो चतुर्थ स्तर के रसजीव से भी युद्ध करने की हिम्मत कर सका। वो पहले ही अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। दूसरे ने उत्तर दिया, अब इसे हमारे वायु दल में शामिल करना ही होगा। तीसरा बीच में ही बोल पड़ा। इसी तरह लगभग सारे मांत्रिक जो कुछ समय पहले ही उसे नजरअंदाज करके चले गए थे, अब अधीश के बारे में बात कर रहे थे और उसे अपने दल में शामिल करने के लिए उत्सुक थे। उनमें से किसी ने भी अधीश की इस अंधेरी शक्ति के प्रति लालच प्रकट नहीं किया। इसके बजाय वे सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अधीश के कमरे से बाहर निकलते ही जयेश उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई देने के बाद उसने अधीश से कहा, मांत्रिक अधीश, जो मंत्र आपने पहले इस्तेमाल किया था वो एक अंधेरी शक्ति वाला मंत्र था, है ना? अधीश ने अपनी बाहें सिकोड़ ली और मांत्रिक जयेश को ध्यान से देखा। ऐसी अपरिचित जगह पर वो ठीक तरह अनुमान भी नहीं लगा पा रहा था कि जयेश और दूसरे मांत्रिक उसके बारे में क्या सोच रहे थे। अधीश ने एक बार फिर सबकी ओर ध्यान से देखा और ये महसूस किया कि उनकी आंखों में लालच की बजाय प्रशंसा का भाव है। और वैसे भी जब वो उन्हीं के सामने पहले ही विषैली बर्फ का प्रयोग कर चुका था, तो अब वो चाहते हुए भी इसका खंडन नहीं कर सकता था। इसलिए अधीश ने स्वीकार में सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं, मैंने जिस मंत्र का प्रयोग किया था वो अंधेरी शक्ति वाला मंत्र था। अधीश ने जब खुद ही ये स्वीकार कर लिया तो जयेश बोला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वायु भवन कुर्दमान द्वीप समूह पर अस्तित्व कैसे बनाए रखे हुए है? अधीश ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो वास्तव में इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। वायु भवन के बारे में वो जो कुछ भी जानता था वो मांत्रिक देवेन के संक्षिप्त विवरण के माध्यम से ही जानता था। अधीश के मन में शंका उठ रही थी, लेकिन जयेश के चेहरे पर आश्वस्त करने वाले भाव थे। अधीश के चेहरे पर शंका और प्रश्न एक साथ देखकर मांत्रिक जयेश अचानक गंभीर हो गया और बोला, हमारे वायु भवन दल के पास बहुत अधिक शक्तियां और संसाधन नहीं है, फिर भी हम सबसे शक्तिशाली हैं। और ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि हम अपने एक सिद्धांत पर हमेशा डटे रहते हैं, और वो है एकता। वायु भवन में विशेषाधिकारों को छोड़कर हम प्रत्येक सदस्य के साथ बाकी सारे मामलों में समान रूप से व्यवहार करते हैं। यदि कोई भी वायु भवन के एक साथी सदस्य का शोषण करने की हिम्मत करता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। हमारी एकता के कारण ही हम कुर्दमान द्वीप समूह पर खुद को सबसे शक्तिशाली दल कहने के रूप में स्थापित कर सके हैं। चाहे वो जादू भवन हो या वर्षा भवन, हमारे सामने कुछ कमजोर और छोटे ही हैं। मांत्रिक अधीश, अब तो आपके सामने ये स्पष्ट हो ही गया होगा कि हम आपकी अंधेरी शक्ति के प्रति कोई बुरा विचार नहीं रखते या चालाकी नहीं करने वाले। दरअसल जब आप आधिकारिक तौर पर वायु भवन में शामिल हो जाएंगे और समझेंगे कि यहाँ चीजें कैसे काम करती है, तो आप स्वाभाविक रूप से वायु भवन को पसंद करने लगेंगे। अधीश को जयेश की ये सारी बात अजीब लग रही थी। एकता से जयेश का क्या तात्पर्य था? ये यहाँ पर इस शब्द पर इतना जोर क्यों दे रहा है? अपने सामने चौथे स्तर के मांत्रिक को एकता शब्द बोलते हुए सुनकर अधीश को कुछ आश्चर्य हुआ। मांत्रिकों में चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर जगह प्रतिस्पर्धा ही थी। फिर कई मांत्रिकों के बीच किसी प्रकार की एकता कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि सामान्य लोगों की दुनिया में भी ऐसा समूह खोजना मुश्किल होगा जो पूरी तरह से एकजुट हो सके। हालांकि अधीश को लग रहा था कि वे उससे कोई और ही उम्मीद कर बैठे हैं। अधीश को चुप देखकर जयेश ने कहना जारी रखा, मांत्रिक अधीश, शायद आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं अब भी वही शब्द दोहराऊंगा। एक बार जब आप आधिकारिक तौर पर वायु भवन में शामिल हो जाते हैं तो आप हमें बेहतर तरीके से जान पाएंगे। हम अपने 3 किलों के नेताओं के लिए अपना सबसे बड़ा सम्मान रखते हैं, जो सभी 9वें स्तर के मांत्रिक हैं।
वायु भवन की स्थापना 3 मित्रों ने की है, जिनके नाम से 3 अलग अलग गढ़ हैं। वे तीनों एक दूसरे के सबसे करीबी मित्र हैं और शुरुआत से ही एक साथ हैं, जब वे साधारण श्रेणी के मांत्रिक हुआ करते थे। कई सालों बाद वे तीनों एक साथ ही 9वें स्तर के मांत्रिक बन गए और फिर वायु भवन की स्थापना की। मुश्किल के समय आज भी वे एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और इन्हीं 3 मित्रों की वजह से वायु भवन इतना शक्तिशाली बन सका है। एक संक्षिप्त ठहराव के बाद मांत्रिक जयेश ने कमरे में नजर डाली। वो रसजीव के अवशेषों को देख रहा था, जो बर्फ के कई टुकड़े के रूप में जमीन पर बिखर गया था। फिर वो अधीश की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मांत्रिक अधीश, आपने पहले ही 4थे स्तर के रसजीव को हरा दिया है। अब आप वायु भवन के प्रथम स्तर के नीले चोंगे वाले मांत्रिक बन सकते हैं। हालांकि आपके पास एक और अवसर है। आप चाहें तो किसी भी 5वें स्तर के मांत्रिक को चुनौती दे सकते हैं। यदि आप उसे हराने में सफल हो जाते हैं तो आप मध्य श्रेणी वाला नीला चोगा हासिल कर सकते हैं। 5वें स्तर का मांत्रिक? अधीश मन ही मन सोच रहा था, क्या हर रंग के भी अलग अलग स्तर होते हैं? फिर उसने आसपास खड़े मांत्रिकों को ध्यान से देखा और वास्तव में उनके नीले चोंगे में कुछ अंतर था। जयेश की बात सुनकर वो काफी उत्साहित हो गया था। अब तक उसने मांत्रिक बादल के छल्ले से प्राप्त किए अंधेरी शक्ति के मंत्र का एक बार भी प्रयोग नहीं किया था। अंध ज्वर नाम का ये मंत्र वो मंदार में रहते ही स्थिर कर चुका था। उसने सोचा, यदि स्पंदन की सहायता से अंध ज्वर का प्रयोग किया जाए तो वो पहले ही दूसरी श्रेणी का मंत्र है और स्पंदन की सहायता पाकर न जाने कितना शक्तिशाली हो जाएगा। फिर 5वें स्तर के मांत्रिक से युद्ध करना मेरे लिए बहुत कठिन नहीं होगा। फिलहाल अधीश के सबसे मजबूत मंत्र ज्वाला निपात और विशैली बर्फ ही थे, लेकिन वे केवल प्रथम श्रेणी के ही मंत्र थे और स्पंदन के साथ भी उनकी शक्ति अधीश ने सिर्फ 4थे स्तर के मांत्रिक के रूप में ही आजमाई थी। इसलिए वो निश्चित नहीं था कि वे 5वें स्तर के मांत्रिक के खिलाफ कारगर साबित होंगे या नहीं। इसलिए अब अधीश के पास एक ही मंत्र बचता था, जिसका प्रयोग वो 5वीं श्रेणी के मांत्रिक के खिलाफ कर सकता था, अंध ज्वर। और वायु भवन से 5वें स्तर के मांत्रिक को चुनौती देने के बाद यदि वो सफल हो जाता है तो वो वायु भवन में एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेगा और अधिक लाभ प्राप्त कर सकेगा। अधीश ने एक बार अपने चारों ओर नजरें घुमाई। वहां अनेक मांत्रिक खड़े थे, जिनमें से अनेक 5वीं श्रेणी के मांत्रिक थे। इन्हीं में से किसी एक के साथ अधीश को युद्ध करना था, लेकिन उसने अब तक इस युद्ध के लिए हामी नहीं भरी थी। फिर भी उसका उत्साहित चेहरा देखकर जयेश ने कुछ अनुमान लगा लिया था। लेकिन क्या उसका यह निर्णय सही साबित होगा? क्या उसे मांत्रिक जयेश की बात पर विश्वास हो सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।